हाय एवरीवन, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं मेरी एक फेवरेट स्टोरी ईपैक ड्यूरेबल की स्टोरी के बारे में। जैसा कि बहुत से लोगों को पता होगा कि ईपैक ड्यूरेबल का कल ही क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुआ एंड क्वार्टर 2 FY 26 में इस कंपनी ने अपने सेल्स को डीग्रो करा 43% से। मतलब सेल्स में नेगेटिव ग्रोथ आया, 43% से सेल्स कम हो गया इनका। एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, नेट प्रॉफिट, वैसे तो ये प्रॉफिटेबल थे नहीं। लास्ट ईयर इनका 8 करोड़ का -8 करोड़ का लॉस था। इस साल वो 24 करोड़ का लॉस हो गया। सो लॉस ट्रिपल हो गया एंड रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 40 से 45% का डिक्लाइन आ गया। इस रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में ऑब्वियसली नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। मैं आज तो मार्केट्स बंद है, बट कल से हमें ऑब्वियसली नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि रिजल्ट्स एक्सट्रीमली पुअर है। एंड अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, कंपनी ने ईयर स्टार्ट में गाइडेंस दिया था कि वो 2800 से 3000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। 2800 से 3000 करोड़ का मतलब कि 30% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में ग्रोथ करेंगे। पर पहले क्वार्टर में क्या हुआ, क्योंकि एसी इंडस्ट्री में मोस्टली जो डिमांड था वो बहुत ही सबड्यूड था इन द Q1 ड्यू टू वेदर कंडीशंस। सो और इन्वेंट्री पाइलअप हो गया था डीलर्स के पास, तो एसी वगैरह ज़्यादा बिका नहीं। तो Q1 इनका बहुत इम्पैक्टेड रहा, मतलब 2 से 4% से नेगेटिव सेल्स ग्रोथ हुआ इनका। एंड मेजर कंट्रीब्यूटर Q1 होता है, वही इम्पैक्टेड रहा। स्टिल कंपनी कॉन्फिडेंट थी Q1 की कॉन कॉल में कि वो आगे जाके Q2, Q3 और Q4 इन 3 क्वार्टर्स में कोप अप कर लेगी एंड वो 30% से पूरे ईयर की ग्रोथ दिखाएगी, मतलब 2800 से 3000 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगा। सो विच इम्प्लाइज कि यार ये कह रहे थे कि 40 से 45%, 40 से 45% ग्रो करेंगे सारे क्वार्टर्स में, Q2, Q3, Q4 में, तब जाके तो यार तुम्हारा 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अचीव होगा। ये अगर इनकी ऐसे, मतलब इनका जो टारगेट था 30% ईयर ऑन ईयर का, वो तभी अचीव हो सकता था अगर ये तीनों क्वार्टर्स में जो Q2, Q3 और Q4 है इनमें 40% के ऊपर से ग्रो करे। बट ये तो सारा -40 से ग्रो करा, उल्टा काम कर दिया है। तो अब इतना ज़्यादा बुलिश था मैनेजमेंट उस गाइडेंस को लेके। और इस देखा आपने रिजल्ट्स, कैसे रिजल्ट्स है, 45% से डिक्लाइन हो गई सेल्स। पैट जो लॉस था वो 3 गुना बढ़ गया। सो बहुत ही बेकार रिजल्ट्स है, एक्सट्रीमली पुअर। एंड स्टॉक का प्राइस हैज बीन कंटिन्यूसली फॉलिंग और ये 330 अभी था। एंड आई गेस के जैसे ही मार्केट्स खुलेंगे एंड मार्केट्स ऑब्वियसली से पनिश करेंगे स्टॉक को। बट अब यहाँ पर एक ना लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, लॉजिकल एक रीजनिंग, मैंने कैसे इस स्टॉक में पैसा बनाया एंड मैं पैसा बना के निकला। समझो इस चीज़ को। मैंने स्टॉक एंटर करा था मार्च 2024 में, आज से 1.5 साल पहले, ठीक है। एंड 180 रुपीज़ का मेरा एंटर प्राइस था। 180 से 200 एंड 200 करके मेरा एवरेज हो गया था। ज़्यादा मैंने अप पे एवरेज नहीं करा था, 200 का एवरेज था मेरा स्टॉक का। एंड वॉट वॉज हैपनिंग विथ कि जो मार्च 2024 था, तो वहाँ से अप्रैल 24 आया, बहुत सॉलिड रिजल्ट्स आए थे सब कंपनीज के। मतलब अप्रैल 25 में तो एसी का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि एसी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था मोस्ट ऑफ द रीजन्स में ड्यू टू हीट वेव का रीजन। स्टॉक ने अच्छा रिटर्न करा, 200 से वो 350 तक चला गया, ठीक है। ऐसे बढ़ता गया, पीक स्टॉक ने टच करा जनवरी तक स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं जा रही थी एंड स्टॉक अच्छा रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहा था। 35% की 30 से 35% की ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा था। और FY 25 में फुल ईयर में 35% का ग्रोथ आया था। 35 में 40 कुछ परसेंट का, कितना 50% का, जितना भी ग्रोथ आया, अच्छा ग्रोथ इनका आ गया था। एंड जनवरी तक कोई प्रॉब्लम था नहीं था स्टॉक में, 600 650 स्टॉक टच कर चुका था। मैं जेन्युइनली बहुत खुश होता अगर मैं उस समय बेच के निकल लिया होता, बट कोई पीक पे नहीं बेच पाता। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो पीक पे बेच पाए एंड फंसते तो वो हैं जो पीक पे खरीदते हैं। अब देखो 600 650 पे तो मैंने एग्जिट नहीं करा। बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो अप्रैल और जो लास्ट का Q4 था ना, Q4 का कॉन कॉल आया, जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था। एंड मेन समझो एसी कब बिकता है, अब मार्च अप्रैल मई में बिकता है। तो अब जब एसी आप लेने जाते हो मार्च अप्रैल मई में, आपको रिटेलर के पास मिलता है, तो रिटेलर तो पहले से मंगा के रखता है। रिटेलर जनवरी में बुक कर देता माल एंड जनवरी फरवरी में माल आ जाता है। लेकिन क्या था, गर्मियों का एक्सपेक्टेशंस था कि हीट इतनी अच्छी नहीं पड़ेगी इस बार, मतलब उतना समर्स डिले हो रहे थे। उसके कारण जनवरी फरवरी वाला जो क्वार्टर था वो ग्रोथ तो ठीक था, बट आगे जाके एंटिसिपेशंस थे वो अच्छे नहीं थे मार्केट के। Q4 का कॉन कॉल हुआ अप्रैल या मई में, ठीक है। अप्रैल मई में पता कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि हमारा फुल ईयर का जो टारगेट है 2800 से 3000 करोड़ का, वो हम अचीव करके दिखाएंगे। Q1 में कंपनी ने कहा कि अभी 15 से 20 दिन हो गए, अप्रैल में की बात कर रहा हूँ, अप्रैल लास्ट में कॉन कॉल हुआ था। इन्होंने कहा कि अभी 15 से 20 दिन हो गए, थोड़ा सा डिमांड सबड्यूड है, उतना अच्छा हमें पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा Q1 में, नंबर्स में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आ पा रहा। बट
अब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मई और जून में हम कोप अप कर लें एंड मई में जो हीट वेव्स है वो आ जाए, तो उसके कारण हमें ना अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब हमें एक्सपेक्टेशन हम कर लेंगे और हम फुल ईयर गाइडेंस को तो अचीव कर ही लेंगे, नो डाउट। ये मैनेजमेंट का कहना था। अब देखो यहाँ क्या हुआ, मैंने क्या लॉजिक लगाया, मैंने भाई ये कहा कि Q1 तुम्हारा इतना इम्पैक्ट हो, Q1 तुम्हारा इम्पैक्ट हो सकता है। सो मैंने उसी टाइम पे और बहुत सी कंपनीज के कॉन कॉल्स पढ़े, ब्लू स्टार हो गया, PGL हो गया, आई एम सॉरी PGL नहीं, ब्लू स्टार एंड सम अदर्स, कुछ एक दो कंपनीज को और ब्लू स्टार वोल्टास वगैरह इनके कॉन कॉल पढ़े, हैवेल्स वगैरह। तो वहाँ से मेरे को पता चला जो डायरेक्ट AC बेच रहे हैं, ईपैक क्या है, ईपैक तो AC बनाता है और फिर वो ब्लू स्टार वर्लपूल हायर को देता है, जो कि अपना थप्पा लगा के आगे मार्केट्स में बेचते हैं। ठीक है, अब ये कंपनीज तो मार्केट में बेचते हैं तो इन्हें तो पूरी कंडीशन पता ही है सबसे अच्छी। तो इन्होंने जो बताया ब्लू स्टार ने कॉन कॉल में कि भाई Q1 के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आने वाले एंड ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि द मेन रीजन है कि इस बार समझ डिले हो चुके हैं। तो मैं समझ गई कि भाई ईपैक में भी ग्रोथ नहीं आना चाहिए एंड ईपैक का मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं वो चीज़ हिंट तो कर ही रहा था, बट वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा था। एंड आई गॉट द पॉइंट, मैंने उसका क्या कहते ना मतलब वो नस पकड़ ली उसकी चीज़ मैंने, और स्टॉक्स में फॉल आना शुरू हो गया था। मैंने 400 के लेवल्स पे एग्जिट करा, सो 100% का रिटर्न ऑलमोस्ट बना दिया था मैंने। 50% पोजीशन को मैंने काट दिया, मैंने एक मौका दिया कि साला इसको मौका दे के देखते हैं, क्योंकि समझने एक चीज़, ईपैक का 70% 80% रेवेन्यू AC से आता है और जो 15-20% है वो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस, और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जा रही है। जो कम मतलब AC के अलावा और चीज़ों से रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, जैसे BLDC मोटर का ये सुन रहे थे कि शुरू कर रहे हैं काम, फिर उसके बाद ये अपना स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस पे बुलिश है, एंड देन वॉशिंग मशीन्स कूलर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं। सिम्फनी का एक उन्हें अच्छा बड़ा ऑर्डर मिला था। तो ये चीज़ों के कारण मैंने 50% की पोजीशन काटा, थोड़ा सा चांस दे के सारा दे के देखते Q1 में क्या होता। एंड Q1 में क्या करा कंपनी ने, Q1 में सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ था, 4-5% से सेल्स डिग्रोथ हो गया एंड पैट में भी उतना कुछ ग्रोथ नहीं आया था, एबिटा मार्जिन में भी ऐसा कुछ एक्सपेंशन नहीं थे। अब Q1 का जब कॉन कॉल आया तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को बहुत अच्छे से। Q1 के कॉन कॉल में कंपनी ने कहा हमारा जो गोल है 2800 से 3000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करने का, विच इम्प्लाइज 30% ग्रोथ, हम वो अचीव करके रहेंगे एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑन दैट, क्योंकि Q2 Q3 Q4 में मैनेज कर लेंगे। ये चीज़ कंपनी ने कमिट करी थी, एज अ गाइडेंस था उनका, गाइडेंस को पूरा करने को बोले थे। एंड ये बहुत बार गाइडेंस, एक दो बार गाइडेंस ये पूरा नहीं करे, एंड इसलिए मेरे को पता चल गया कि अब देखो थोड़ा मैंने लॉजिक भी लगाया। मैं अगर कॉन कॉल में सुनता, मैं कॉन कॉल में मैनेजमेंट की सुनता और माने रहता तो मैं भाई लगाए रहता पैसा, बट मैंने थोड़ा अपना लॉजिक लगाया। यहाँ लॉजिक लगाना जरूरी है, सुनो इस बात को बहुत ध्यान से। इनका मेजर रेवेन्यू आता है Q1 में, ठीक है, 35% रेवेन्यू Q1 में आ जाता है, 65% बचता है, 65 to 70% जो 3 क्वार्टर्स में आना होता है। अब 65-70% 3 क्वार्टर्स में आना होता है एंड मेजर Q1 जो है, Q1 से 30 से 35% आता है, वो आपका इतना इम्पैक्टेड हो गया तो आपके जो 3 क्वार्टर्स हैं उसमें आपको अच्छा खासा ग्रोथ देना पड़ेगा। मैंने कैलकुलेट करा कि भाई 2800 से 3000 करोड़ कह रहा है ना, तो इसको कम से कम 45% से हर क्वार्टर में ग्रो करना होगा। एंड इतिहास गवाह साल ये कंपनी आज तक एक आध बार टेलविंड के कारण 1-1.5 साल के अंदर में ग्रो कर गया होगा, एक आध साल 75% कोई क्वार्टर, पर आज तक इतिहास गवाह है कि इस कंपनी ने कभी 40-45% कंसिस्टेंट बेसिस पे इतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिया 50% के ऊपर। तो मेरे को पता था कि आने वाले 3 क्वार्टर्स में नहीं कर पाएगा ग्रो, एंड पूरे अदर पीयर्स के कॉन कॉल पड़े, उनसे भी पता चल रहा था कि इतना अच्छा डिमांड नहीं है। एंड मैं मतलब मैं AC इंडस्ट्री में हूँ, लाइक वी आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ब्लू स्टार एंड सम अदर प्रोडक्ट्स, सो हमें पता है कि यार ACs का इतना अच्छा डिमांड नहीं था आगे जाके मार्केट्स में। एंड वी नो के, और बहुत ब्लू स्टार ही अपने कॉन कॉल में खुद कमेंट कर रहा था, अंबेर ने खुद बोला। एंड इसी सेम टाइम पे समझना मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला, जब मैंने 50% पोजीशन काटा था ना ईपैक में, तो वो मैंने अंबेर में डाल दिया था, क्योंकि अंबेर का मैनेजमेंट वाज जेन्युइनली वेरी पॉजिटिव ऑन द एंटायर सेगमेंट रिजल्ट्स। वो कह रहे थे कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। एंड एज यू सी कि Q1 का अंबेर का रिजल्ट सॉलिड आया था, 40% की AC में ग्रोथ हुई थी। उसका रीजन ये था, पूरी इंडस्ट्री में इकलौता भाई था जो ग्रो करा अंबेर, क्योंकि द थिंग इज कि उन्होंने नए क्लाइंट साइड करे थे, उसके कारण रेवेन्यूज उनके बढ़ गए थे। तो अंबेर में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने ईपैक का पैसा समझो 200 से 400 करा ईपैक, 400 का फिर जो पैसा बना ईपैक में, वो पूरा पैसा मैंने 50% उसका वो डाल दिया अंबेर में। एंड अंबेर में आई एम सेटिंग एट 25-30% गेन्स नाउ, ठीक है। तो समझ लो वो ये होते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग। मेरे को जहाँ अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने पैसा जहाँ बनाया वहाँ से लेके मैंने वहाँ शिफ्ट करा अंबेर में, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। तो पीयर्स को कंपेयर करो, पीयर टू पीयर कंपेरिजन इज मच इंपॉर्टेंट। एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑन अंबेर रिजल्ट्स, मतलब अंबेर को लेके एज अ लॉन्ग टर्म में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट पूरा अंधे तरीके से नहीं। मैं ईपैक को भी लेके ऐसे तो था, बट मैंने ट्रैक करा एंड आई विल ट्रैक Q2 का रिजल्ट, Q3 का रिजल्ट एंड सी कि कैसा क्या मैनेजमेंट का व्यू है। अगर मैनेजमेंट का व्यू है कि यार नहीं कर पाएंगे साथ अच्छे से ग्रो, आई विल एग्जिट द स्टॉक, सिंपल।
तो यही था एग्जिट्स, आर्ट ऑफ सेलिंग भाई। स्टॉक को सेल करना बहुत जरूरी है। अगर मैं सोचे लेके बैठे रहता है ईपैक ड्यूरेबल आज, तो मेरा तो पूरा रिटर्न वाइप आउट होता। मैं 400 में एग्जिट नहीं कर पाता, मैं 300 पे एग्जिट करता, फिर और गिरता जाता स्टॉक, 250 पे एग्जिट करता, तो मेरा तो पूरा रिटर्न ही खराब हो जाता है। ऊपर से जो अमीर में पैसा बना है वो भी मिस हो जाता है। तो समझ लो डबल बेनिफिट मेरे मिस हो जाते। इसलिए एक्टिव इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी का जैसे ही रिजल्ट आता है, कौन कौन आता है, उसको ट्रैक करो। दिस इज वन ऑफ द थिंग आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग कि यार एक चीज़ को समझो, लाइक तुमने देखा रिजल्ट्स का तुमने देखा कि हुआ क्या। अब जैसे ईपैक का तुमने लॉजिक को लगाना है कि भाई इनका मोस्टली आता है 75% एसी से रेवेन्यू आता है पूरे साल का। एंड अब एसी पूरे साल हमें पता है Q1 में ज़्यादा बिकता है एंड बाकी के 3 क्वार्टर में बिकता है, बट उतना नहीं बिकता। तो तुम्हें पता है कि यार एसी से मेन रेवेन्यू आता है एंड ये कंपनी कह रहा है हम इतना इतना ग्रो कर लेंगे, तो थोड़ा सेंस लगाओ कि यार एसी से ही रेवेन्यू आता है। तो एसी का पूरा इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री इस साल ग्रो नहीं करेगा तो अच्छे से 7-8% का ग्रोथ ही आएगा, क्योंकि हेडविंड्स थे थोड़े से एसी इंडस्ट्री में साल ड्यू टू डिले इन समर्स। ठीक है, तो एसी का इंडस्ट्री नहीं करेगा ग्रो, तुम्हें पता है, तो तुम क्यों उसमें फिर जानबूझ के पैसा डालोगे। एंड यही होता है कि मैंने पैसा देखो कैसे निकाला एंड अदर स्टॉक्स में डाला, हम बनाया। अब मेरे को लगा अगर ये बैग 1-2 क्वार्टर बाद ग्रोथ दिखाना शुरू हो गया, 25% 30% ऐसे ग्रोथ दिखाना शुरू हो गया धीरे धीरे, आई विल री इन्वेस्ट इन ई पैक। इमोशनल बायस का भी मत लाना कि इसने 2 गुना करा था 3 गुना करा था उसमें पैसा डाला रहने दो, मेरा पूरा रिटर्न वाइप आउट हो जाता है यार, समझो। इसलिए ऐसे कि एक्टिव इन्वेस्टिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द ई पैक स्टोरी। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, राघव टेकरिया।